देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। देश का संविधान सन 1950 से लागू होने के बाद सन 1952 से इलेक्शन होना शुरू हुआ, जिसमें लोकतंत्र के तहत सभी को मतदान करने का अधिकार दिया गया। लेकिन उसके पूर्व यानी कि आजादी से पूर्व किस तरह से चुनाव होते थे, उसके लिए दिलदार नगर स्थित अल दीनदार शमसी एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर और उसके संग्रहकर्ता कुंवर नसीम रजा खान से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि उनके पास सन 1904 से लेकर सन 1945 तक अलग अलग मतदाता सूचियां हैं, जो हिंदी और उर्दू में भी हैं। उन मतदाता सूचियों से पता चलता है कि उस वक्त कैसे कैसे लोग मतदाता हुआ करते थे और किसे मतदान करने का अधिकार मिला हुआ था। और आइए जानते हैं सबसे पहले कि क्या कहते हैं ये रिकॉर्ड्स। आपको बता दें कि नसीम ने कहा कि उनके पास सन 1904 से सन 1945 तक के गाजीपुर के जमानिया परगना में हुए चुनाव के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि सन 1857 के बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पॉलिसी अंग्रेजों ने पारित किया था, जो सन 1884 में पूरी तरह से लागू हो गया। सन 1909 में इलेक्शन एक्ट पारित हुआ, उसके बाद इलेक्शन शुरू हुआ। उस वक्त के मतदाता सूची में 50 लोगों के नाम होते थे, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग मतदाता सूची में शामिल हैं। एक मतदाता सूची जिसमें 50 में से 19 हिंदू हैं और बाकी सभी मुसलमान। वहीं सन 1945 की जो वोटर लिस्ट है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से है, यह टोटल मुसलमानों के लिए है। और आइए अब जानते हैं क्या कहता है इतिहास। आपको बता दें कि अगर हम गाजीपुर के जमानिया विधानसभा की बात करें तो यहाँ सन 1952 से चुनाव हो रहे हैं। उसके बाद सन 1967 में जमानिया विधानसभा 2 भागों में बट गया, जिसमें जमानिया और दिलदार नगर विधानसभा बना। फिर सन 2012 में दोनों को एक कर दिया गया, जिसमें वर्तमान समय में लाखों मतदाता शामिल हैं। ऐसे में अगर हम इतिहास की बात करें, यानी कि आज से करीब 120 साल पहले की, तो मात्र 50 लोग ही वोट देने के हकदार थे। जी हाँ, वे भी ऐसे लोग थे जो इलाके के मुखिया, जमींदार, बड़े साहूकार, बड़े काश्तकार, यानी कि उस वक्त जो टैक्स के रूप में लगाम जमा करते थे, और उन्हीं लोगों में से चुनाव लड़ने वाले होते थे। उन्हीं में से लोग चुनाव जीतकर इलाके के विकास के लिए कार्य करते थे। आपको बता दें कि उस वक्त 50 लोगों की मतदाता सूची होती थी, उनमें से मात्र 4 लोगों को चुनाव लड़ाते थे, जिसमें लोकल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ करता था। 4 प्रत्याशी होते थे और 46 वोटर, और इन्हीं लोगों में से एक जीतकर लोकल बोर्ड का मुखिया बनता था। वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर जो राजधानी लखनऊ में बैठा करते थे या फिर दिल्ली जाते थे। इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव सन 1920 में हुआ था, जिसमें से इनके परिवार के जहीरुद्दीन खान ने भी चुनाव लड़ा है। उस वक्त चुनाव में इश्तिहार भी चला करते थे, जो हाथों से लिखे या प्रिंटिंग प्रेस में छपे होते थे। आपको बताते चलें कि उस समय मीडिया का इतना विस्तार नहीं था कि उसके माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाई जा सके। आज इस बात की कल्पना करना कठिन है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए पहला आम चुनाव संपन्न कराना कितना बड़ा कार्य था। घर घर जाकर मतदाताओं का निबंधन करना ही अपने आप में इतिहास बनाता था। बहुमत मतदाता की निरक्षरता का ध्यान रखते हुए ही पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की व्यवस्था की गई, किंतु तब मतपत्र पर नाम और चिन्ह नहीं थे। हर पार्टी के लिए अलग मत पेटी थी, जिन पर उनके चुनाव चिन्ह अंकित कर दिए गए थे। इसके लिए लोहे की 2 करोड़ 12 लाख मतपेटियां बनाई गई थी और करीब 62 करोड़ मतपत्र छापे गए थे। आपको बता दें कि मतपेटियों और मतपत्रों को संबंधित मतदान केंद्रों तक पहुंचाना भी उस समय एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। आवागमन के साधन भी आज की तरह विकसित नहीं हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में पहाड़ों, जंगलों, मैदानी इलाकों में नदी नालों को पार करते हुए, पगडंडियों से गुजरते हुए नियत स्थान तक पहुंचने के लिए चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों को कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी, इसकी आसानी से कल्पना की जा सकती है। इस सब के दौरान कई लोग बीमार पड़ गए, कुछ की मृत्यु भी हो गई और कुछ लूट के शिकार भी हुए। आपको बताते चले कि कहा जाता है कि पूर्वोत्तर में म्यांमार की सीमा से लगे मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में तो स्थानीय लोगों को यह कहकर तैयार किया गया कि आप इस मतदान सामग्री को नियत स्थानों पर पहुंचाने में मदद करें, बदले में आपको एक कंबल तथा बंदूक का लाइसेंस दिया जाएगा। इस तरह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके अपनाए गए।
आपको बता दें कि उस समय सुकुमार सेन मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए थे। मतदाताओं के पंजीकरण से लेकर राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों का निर्धारण एवं साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए योग्य अधिकारियों के चयन का काम उन्होंने बखूबी किया। वे सरकारी खजाने के पैसे की कितनी चिंता करते थे, इसका उदाहरण था मतपेटियों को सुरक्षित रखना। उन्होंने जितना संभव हुआ मतपेटियों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की और सन 1957 के दूसरे आम चुनाव में इस कारण करीब 4.5 करोड़ रुपए सरकारी खजाने के बचाए। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।